हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल। आज एक ही वीडियो में पूरे भारत के भूगोल को हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भूगोल में, उन सब को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आज जो ट्रिक से समझ में आएगा उसको हम लोग ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे, और जो वैसे ही समझाने लायक रहेगा मैं वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब पहले शुरुआत करते हैं भारत के जो भी राज्य हैं उनकी राजधानियों से। अगर हम बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य इस समय हैं, और केंद्र शासित की बात करें तो कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। चलते हम बारी बारी से राज्य और केंद्र शासित राज्यों के विषय में जानकारी पढ़ेंगे। अगर अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं आप लोग तो मैप को साथ में रखें, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी, इसे याद करने में आसानी भी होगी। चलिए पहले बताते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानियाँ कहाँ पे हैं? चंडीगढ़ में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर को। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। ऐसे ही मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। देखिए केरल की राजधानी जो है सबसे बड़ी है, ठीक है। इसके नाम में ही बहुत लंबा है, तो आप लोग इसको याद करते समय याद रखिएगा। केरल की राजधानी जो है सबसे बड़ी है, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो है वर्तमान राजधानी जो है अमरावती है, और हैदराबाद भी है। अब बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना की जो राजधानी जो है हैदराबाद है, और सबसे बाद में राज्य बनने वाला जो है कौन सा है? तेलंगाना ही है। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ऐसे भी याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ का, कि 36 ठो राय नहीं दीजिए हमें। कोई किसी को कहता है ना, कहते हैं 36 ठी राय देते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची। बिहार की राजधानी पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है आपका ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो देखिए, नागा है ना, तो नंगा लोग क्या करते हैं? कोहरे में छुप के भागते हैं, नंगे लोग। तो क्या हो जाएगा? नंगा से हो जाएगा नागालैंड, और कोहिमा से, कोहरा से हो जाएगा कोहिमा। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल, ठीक है। तो क्या करते हैं? मणिपुर है तो देखिए क्या होता है, फाल में लोग चुरा के ले जाते हैं। फाल मतलब जो है, तो फाल से हो जाएगा इम्फाल। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। देखिए मिजोरम में क्या आ रहा है? जोर आ रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं आइजो, जोर लगाई ले। तो आइजोर, जोर लगाई ले, तो आइजोर से हो जाएगा आइजोल, और जोर से हो जाएगा मिजोरम। आगे बात करें हम तो त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में आप लोग देखेंगे तो बांग्लादेश में ही पूरा ये घुसा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो पहला है जो है आपका लद्दाख, जो भी हाल ही में बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ ही है। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और सबसे बाद में जो गठित होने वाला जो है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो यही है भैया, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली। ये दोनों अभी हाल ही में दोनों को एक कर दिया गया है।
तो और दोनों की राजधानी क्या है, दमन है। ऐसे बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी की जो है राजधानी पांडिचेरी है। लक्षद्वीप की बात किया जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है करवाती है, करावती। और अंडमान निकोबार का जो है पोर्ट ब्लेयर है। आप इन दोनों को इंपॉर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। जो है लक्षद्वीप की राजधानी ज़्यादा पूछता है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है करावती है, और ऐसे ही अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है आपका, पोर्ट ब्लेयर है। अब हम बात करें तो भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं हम लोग। जो है सॉरी केंद्र शासित जो है देश, सॉरी केंद्र शासित देश नहीं, भारत के जो है सटे हुए जो है अन्य देश, पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो भारत के जो है पड़ोसी देश की बात करते हैं। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 ठो हैं भारत के पड़ोसी देश, जिसमें जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो देखो एक ठो इसका ट्रिक होता है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। देखिए बचपन से हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ पे लिखा हुआ है। च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा म्यांमार, यम से म्यांमार। ऐसे बी से हो जाएगा भैया भूटान, बी से क्या हो जाएगा भूटान। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, अफगानिस्तान। अब देखिए इसमें, देखिए इधर से आप कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा ये जो है देश है, भारत को छूने वाला सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है, तो म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा भारत से के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन, बांग्लादेश। और अफगानिस्तान सबसे कम, ठीक है, अफगानिस्तान सबसे कम। अगर वास्तविक में देखा जाए तो इस समय अफगानिस्तान की कोई भी सीमा भारत से नहीं सटाती है, क्योंकि पीओके वाला जो एरिया है वही क्या करता है, अफगानिस्तान को छूता है। वो कितना किलोमीटर की बात करें तो 106 किलोमीटर करता है। और जब की बात किया जाए तो बांग्लादेश की जो है 4096 है, ये है। थोड़ा सा इसमें बाई मिस्टेक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक है, ठीक है। अगला आगे बात करते हैं हम लोग, तो केवल स्थलीय सीमा से सटे भारतीय देश की बात करें, ये थोड़ा सा आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये जो है इसकी, ये देखिए कितना है इसका, आपका आप देखेंगे तो 3488 है, 3488 किलोमीटर है किसका, चाइना की जो है सीमा। आप लोग इसको बना लीजिएगा भैया। आगे हम लोग बात करते हैं, तो भारत से जो है कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, केवल स्थलीय सीमा से सटे भारत के पड़ोसी देश, जिनकी सीमा जो है भारत के स्थल से भाग से बनाती है। तो ऊपर में देखिए अफगानिस्तान, उसके बगल में चीन, नेपाल और भूटान। इसकी चारों की जो है, ये 4 देश जो है भारत की क्या है, स्थलीय सीमा से सटे हैं, ठीक है, जल सेना से नहीं सटे हुए। अब बात करें जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से सटे भारतीय राज्य की बात करें, तो देखिए आपका हो जाएगा पड़ोसी जो है देश, बार बार देखिए राज्य निकल आ रहा है, तो पड़ोसी देश समझिएगा। पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव और इंडोनेशिया, थाईलैंड। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, बात क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा। छूटने का मतलब है, अगर बात करें जलीय और स्थलीय दोनों सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश की बात करें हम, देखिए श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, पहले क्या है आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और फिर आपका है बांग्लादेश, फिर म्यांमार भी है। ये 3 ऐसे जो है देश हैं जिनकी सीमा भारत में क्या स्थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाती है। आप लोग नोट करके इसको लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। कौन कौन सा भैया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनकी जो सीमाएं हैं जल और स्थल दोनों के साथ भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अगर फिर से बात किया जाए जो है जलीय सीमा बस बनाने वाले राज्य हैं, तो जो है, सॉरी राज्य नहीं देश, तो श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया,
और थाईलैंड, ये सब की सीमा क्या है, जल से बस बनाते हैं। इसमें स्थल से सीमा नहीं बनाते हैं, सब जल। और सबसे नज़दीकी अगर बात किया जाए जल सीमा बनाने वाला जो है देश, तो वह श्रीलंका है। इसके बाद उससे दूर इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड। आगे हम बात करें तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी तटीय राज्य की बात करते हैं, तो हम लोग भारत के पूर्वी तटीय राज्य में देखिए, अगर आप लोग ऐसे म्यांमार देखेंगे, मैप देखेंगे तो ऐसे आया हुआ है। तो इधर से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपका है पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये क्या है, आपके भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं। पूर्वी तट पर जो है स्थित राज्य। अगर यही पश्चिमी तट की बात करें हम लोग, तो देखिए पश्चिमी तट पे हम बात करें तो देखिए पश्चिम की सीमा ऐसे आप देखिए बना हुआ है ऐसे। तो देखिए गुजरात है, पहले यहाँ पे आपका गुजरात है, फिर उसके नीचे क्या है आपका महाराष्ट्र है, फिर हल्का सा आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे गोवा है, फिर केरल है, फिर इसके बाद आपका कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे आप लोग को जैसे तमिलनाडु है, जो कि तमिलनाडु क्या है, पूर्वी मतलब एकदम दक्षिण में स्थित जो है, एकदम नीचे की तरफ स्थित क्या है, तमिलनाडु, जो है कि पूर्वी तट पे स्थित है। लेकिन अगर पश्चिमी तट की बात किया जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, और इसके बाद बात किया जाए तो आपका गोवा, केरल और कर्नाटक। अगर कभी पूछता है भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो है राज्य, तो गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। अगर आप यहाँ पे देखें इनकी, तो जो है 16,631 किलोमीटर, सॉरी 1,131 में आई मिस्टेक हो रहा है, 31 नहीं है, 1663 है, 1663 किलोमीटर है। कितना है, 1663 किलोमीटर। अगर हम बात करें आगे तो आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिण में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात करें तो क्या है आपका आंध्र प्रदेश, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात करें तो क्या है आपका गुजरात है। अगर देखिए भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, और उत्तर से दक्षिण जैसे ऐसे ये सीमा है भी आपका, ये देखिए थोड़ा सा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये ऐसे आप अगर खींच लेते हैं तो यहाँ से ये देखिए उत्तरी बिंदु है, और ये दक्षिणी बिंदु है, दक्षिण है, और ये पूरब है आपका, और ये पश्चिम है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इधर से बात किया जाए, उत्तर से दक्षिण इधर से बात किया जाए, तो भारत की जो लंबाई है आपका क्या है 32-14 किलोमीटर है। और यही चीज़ पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका 29-33 किलोमीटर है। ऐसे पे क्या है, उत्तर से दक्षिण आपका कितना है, 32-34 किलोमीटर है, सॉरी 32-14 किलोमीटर है, और जबकि पूरब से पश्चिम की बात करें तो 29-33 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई तो कितना है, 15,100 किलोमीटर है। अगर यही बात किया जाए जलीय सीमा की लंबाई भी अगर बोला जाए, भारत की जलीय सीमा की लंबाई, तो आपका टोटल कितना है, 7,116, 7,116। ये जो है समुद्रवा में जो है आइलैंड है ना, उन सबको मिला के टोटल है कितना, 7,516। लेकिन अगर मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। भारत का संपूर्ण सीमा की लंबाई अगर बात किया जाए तो इन दोनों को मिला लीजिए, ठीक है भैया, जलीय और स्थलीय दोनों की सीमा को मिला के, जलीय और स्थलीय सीमा को आप मिला लीजिए, दोनों की लंबाई आ जाएगी। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। अगर भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का बोला जाए तो 2.4 है। कितना है, 2.4% है, 2.4%। लेकिन अगर यही जनसंख्या की बात किया जाए तो 17.5% है। जनसंख्या क्या किया जाए पूरे विश्व का कितना है, 17.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका। अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में है,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो सरक्रीक जो है गुजरात में स्थित है। आगे हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात किया जाए तो रूस है। पहले रसिया मतलब रूस है, फिर उससे छोटा कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे क्या है, भारत है। और 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। यही अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे पाकिस्तान, सातवें पे बांग्लादेश, आठवें पे रसिया। किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से भैया। अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर यही बात किया जाए कौन सी जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका कितनी जनसंख्या है भारत की, तो 121 करोड़ है। अगर ब्राज़ील क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, ये आप लोग याद करिएगा। देखिए, रुकना चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, ये भैया आपके जो है ना, ये ट्रिक है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश है। रूस से हो जाएगा रूस, अगर बात किया जाए क से हो जाएगा कनाडा, अगर ना से बात किया जाए तो आपका हो जाएगा, हाँ कनाडा ये पूरा है। फिर आपका हो जाएगा चीन, अमेरिका हो जाएगा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, क्रम से है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप मिला सकते हो, देखो यहाँ पे है, ये देखो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, यहाँ पे देखिए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, एक सीक्वेंसी से आप बैठा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप ट्रिक देखिए, रुकना चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंट में, रुकना चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंट है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। तो अगर आपको भूल रहे हो तो रूस से हो जाएगा रूस से हो जाएगा रूस, कना से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अमेरिका से अमेरिका, ब्राज़ील, से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अगर हम बात करें अगला पॉइंट जो है रेखाएं, भारत की जो रेखाएं हैं, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की बात करें तो ये देख भैया, कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा है, इसी को शून्य अंश रेखा भी कहते हैं, शून्य अंश रेखाएं, इसी को विषुवत रेखाएं और भूमध्य रेखाएं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और शून्यंश रेखाएं भी कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो कि ऊपरी भाग जो होता है इधर आधा, ये देखिए मध्य से गा रहा है ना, एक दो भागों में टूट रहा है, पृथ्वी को दो भागों में तोड़ रही है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरा क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम चलें तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की जो रेखाएं हैं उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, कि जो कि भारत के बीचों बीच से गई हुई है, ठीक है। और वही अगर दक्षिण की तरफ चलें, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग एक ठो ट्रिक सुने होंगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा भैया पश्चिम बंगाल, ठीक है, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, र से हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। या तो आप यहीं पे प और र कर लीजिए, लेकिन ये पश्चिम बंगाल पूरा करिएगा। देखिए यहाँ पे गुजरात, सिक्वेंसिस अगर हम बैठाएं इसको एक लाइन में, तो पहले गुजरात है,
फिर इसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट में है। ये सिक्वेंसी से आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब आप इधर पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, मैंने बनाया भी है। देखिए कर्क रेखा पे स्थित तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है भारत पे जो है कर्क रेखा पे स्थित भारतीय राज्य, भारत के जो है राज्य किस पे, कर्क रेखा पर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा का नाम जो है 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यही क्या करता है, जो 82 सही जो है 1/2 पूर्वी अक्षांश रेखा है, यही भारत में जो है समय सीमा का निर्धारण करता है। और कौन कौन से 5 राज्यों से होके जाती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर हम ट्रिक की बात करें तो आयु मध्य 36 उड़ीसा, आयु मध्य 36 उड़ीसा। अगर आप आ से बात करें तो आंध्र प्रदेश, यू से हो जाएगा, यू है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से उड़ीसा। अगर हम बात करें भारत में समय का निर्धारण प्रयागराज में नैनी से होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। आगे हम बात करते हैं भारत के जो है राज्य क्रम से क्षेत्रफल की दृष्टि से। पर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर क्या है आपका उत्तर प्रदेश, क्रम से आपके। अगर आप बात करते हैं भारत की जनगणना की बात करते हैं, भारत की जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पर हम लोग पहली बात करते हैं। तो पिछली जो जनगणना 2011 की थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, और जो अगली होगी जो 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, अभी इसका जो है चल रहा है, अब 2022 में जारी करने की बात कही गई है। अगर हम बात करें भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ। गवर्नर उस समय था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1749 ईस्वी में हुई थी। अगर आगे बात करें हम लोग तो 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 से शुरू है। जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, जनगणना आयुक्त या महापंजीयन अधिकारी होते हैं, इनके पास होती है। जनगणना आयुक्त यह जनगणना करवाता है, सबसे उच्च पद पर होता है। ये देखिए नए हो चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। यह मंत्रालय के अधीन आते हैं, मतलब यह गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। जनगणना जो होती है आपकी किसके अंतरालय होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अगर हम बात करें जनगणना से हमें क्या क्या पता चलता है, तो जनसंख्या, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय मृत्यु दर, ये सारी जानकारियां हमें पता चलती हैं। अगर हम बात करें साक्षरता से साक्षरता जो है 7 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को गिना जाता है। साक्षरता में वही बच्चे गिने जाते हैं जो 7 वर्ष से ऊपर हों। ठीक है, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जात, एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजात, और शिशु जो है आपका शिशु दर, मृत्यु दर और मातृत्व दर, ये जनगणना जब की जाती है ना तो ये सब गिना जाता है। आगे हम बात करें इंग्लैंड की जनगणना की शुरुआत 1801 में हुई थी। कुल जनगणना अभी तक 15 बार हुई है।
2021 की जनगणना 16वीं जनगणना होगी, जो कि स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और 2011 की जनगणना क्या थी? 15वीं जनगणना थी। भारत में स्वतंत्रता से पहले जनगणना कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। अगर बात किया जाए स्वतंत्रता के बाद की जनगणना कुल कितने हो गई हैं? 7 बार हो चुकी हैं। आगे आप लोग को महाविभाजन को वर्ष के बाद मिलेगा। देखिए 2011 में जनसंख्या कम हो गई, इसलिए 2021 नहीं, 1921 में जनसंख्या कम हो गई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको? 1921 को। 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में कमी आई थी, इसीलिए महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगर लघु विभाजक वर्ष की बात किया जाए तो 1951 में बात किया जाता है। 1911 की जनगणना में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। किसमें भी है? 1911 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। आगे बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पे 5 बड़े राज्य व छोटे राज्यों की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको लोगों के लिए। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे बिहार है, चौथे पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ये सिक्वेंसी क्रम से है। अगर हम बात करें सिक्किम का तो सबसे छोटा जो है राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम। फिर उससे बड़ा मिजोरम, फिर उससे बड़ा अरुणाचल प्रदेश, उससे बड़ा गोवा और फिर नागालैंड है। आगे हम बात करें जनसंख्या घनत्व के आधार पे, आईएमपी क्वेश्चन ये है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पे सबसे बड़ा राज्य तो बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए अब क्वेश्चन में क्या होता है, बिहार नहीं देता है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। पहले पे बिहार, दूसरे पे कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अगर छोटे राज्यों में बात किया जाए जो है सबसे कम घनत्व वाले जो है राज्य की बात किया जाए तो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर उससे बड़ा क्या है? सिक्किम है, फिर उससे ज़्यादा किसका है? मणिपुर, फिर नागालैंड। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे कम बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा जन घनत्व वाला मिजोरम, फिर उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा मणिपुर, फिर नागालैंड। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए तेजी से पढ़ाएंगे तभी ये पूरा कंप्लीट होगा। सर्वाधिक दशकी वाला राज्य वृद्धि के लिए मेघालय, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। न्यूनतम दशकी वाला राज्य वृद्धि के लिए जो है नागालैंड। अगर भारत में 10 की वृद्धि दर जनसंख्या की थी तो 17.4% थी वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर क्वेश्चन पूछता है, भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.4% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात किया जाए तो केरल और फिर उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात किया जाए तो बिहार। अगर बात किया जाए सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जो है राज्य आपका बात किया जाए तो केरल है और ये है 1084। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो हरियाणा जो है 1789। देखिए 8, 7, 9 ऐसे भी याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा है और न्यूनतम, अच्छा ये तो दोनों एक ही बात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश की है। अब आते हैं हम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। तो नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है? गोवा में है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर की बात किया जाए प्रतिशत में गोवा है, देखिए प्रतिशत है। और वैसे ही जनसंख्या की बात किया जाए तो महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश आपका है। अगर हम आगे बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, प्रतिशत वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट SC ST की। देखिए शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइबर्स किसको बोलते हैं? ST को, शेड्यूल कास्ट ST। अब यह कह रहा है सर्वाधिक SC प्रतिशत पंजाब में है,
सर्वाधिक एससी जो है उत्तर प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एससी नहीं पाए जाते। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल कास्ट की हम ट्राइबल की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत अनुसूचित एसटी वाला जो है राज्य की बात किया जाए प्रतिशत में तो मिजोरम। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश। पंजाब और हरियाणा में एसटी नहीं पाए जाते। ये देखिए पंजाब हरियाणा के साथ साथ देखिए चंडीगढ़ में भी नहीं पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आगे देखते हैं जो है जनसंख्या, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता पे बात करें तो भारत की जनसंख्या भी मैंने बताया 121 करोड़ है, लेकिन अब वर्तमान में अगर देखा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो 131 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग मीटर। भारत का लिंगानुपात की बात किया जाए तो जो है 413 43 नहीं यार 943 होगा। भारत में जो है शिशु लिंगानुपात 918, ये देखिए 943 है और 918 है। भारत में जनसंख्या 121 करोड़ है। और भारत में साक्षरता की बात किया जाए तो 73%। ये सब 2011 की बात हो रही है ना, वर्तमान में बढ़ चुका है। भारत में पुरुषों का साक्षरता तो कितना है 81% है। भारत में महिलाओं का साक्षरता 65% है। और एससी जनसंख्या की बात किया जाए 16.6%। आईएमपी है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट में चर्चित क्वेश्चन है ये। भारत में एससी जो है लिंगानुपात 945 है। अगर हम बात किया जाए आगे एसटी की तो भारत में एसटी जनसंख्या जो है 8.6% है। भारत में एसटी जो लिंगानुपात है 990 है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए लगभग 59% तक है, 69% अगर बात किया जाए नगरीय जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 32% तक है। 32% से कम मतलब 31% अगर आप कहेंगे तो 31.2 है, इतना आप लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो जो है जनसंख्या में और सबसे ज़्यादा और सबसे कम, इधर हम लोग पूरा जो है जनसंख्या, 10 की वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये सब है। और इधर सबसे ज़्यादा कौन है राज्य और सबसे कम कौन केंद्र शासित में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली है, जनसंख्या वाला, ठीक है। अब फिर उसके बाद सबसे कम किसका है, लक्षद्वीप का है। और 10 की वृद्धि की बात किया जाए तो दादर व नागर हवेली है। और फिर इसके बाद सबसे कम किसका है, लक्षद्वीप का। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो दिल्ली है। और सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का। लिंगानुपात की बात किया जाए तो पुडुचेरी, दमन व दीव। शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अंडमान निकोबार का। और सबसे कम किसका है, दिल्ली का है। ऐसे ही बात किया जाए साक्षरता में तो लक्षद्वीप का सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, दादर व नागर हवेली का। 80% सबसे ज़्यादा कहाँ है, चंडीगढ़ में। और 80 जनसंख्या सबसे कहाँ है, दिल्ली में प्रतिशत है। और सबसे एसटी जनसंख्या प्रतिशत लक्षद्वीप में है। एसटी जनसंख्या की बात किया जाए तो दादर व नागर हवेली में है। देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कोई एससी नहीं और लक्षद्वीप में कोई एससी नहीं है। देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी क्या है, एससी जातियां नहीं हैं। ऐसे ही दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कोई एसटी नहीं पाए जाते। भारत में भूमध्य रेखा जो है 876 किमी ऊपर है। भारत जो है वह भारत में भूमध्य रेखा भारत भूमध्य रेखा से, भारत भूमध्य रेखा से ये नहीं रहेगा, भारत भूमध्य रेखा से 876 किमी जो है ऊपर स्थित है। जैसे ये भूमध्य रेखा गई है तो भारत यहाँ पे, जैसे अगर हम इसको लाइन बना लें
तो ये भूमध्य रेखा हमारी हो गई, तो भारत हमारा यहाँ स्थित है। ऐसे भी याद कर लीजिएगा, 8 7 6 उल्टा क्रम में बैठा दीजिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग चैनल की बात करते हैं, या जल अंतराल इसी, ठीक है, या जल डमरू मध्य, जो भी है आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। देखिए कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। 8 अंश चैनल की अगर हम बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय, तो कहते हैं मामी, क्या हो जाएगा भैया, मामी, मामी। फिर इसके बाद 9 अंश की बात किया जाए तो मिनिकॉय और करवाती, और 10 अंश चैनल की बात किया जाए अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार, तो कहते हैं अड़मत निकम्मे, देखो कहते हैं ना अड़मत निकम्मे, निकम्मे, निकम्मे से हो जाएगा निकोबार और अड़मत से हो जाएगा भैया अंडमान। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है। कोको स्ट्रेट की बात किया जाए तो कोको द्वीप और अंडमान या लैंडफॉल के मध्य है। अगर हम यहाँ बात करें पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच क्या कहाँ स्थित है, जो है ये जल संधि या जंत्र अंतराल है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। अगर डूरंड पास की बात किया जाए तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप सागर कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अगला बात करते हैं हम लोग भारत के पूर्वी पश्चिमी तट का विभाजन। देखिए यहाँ पे हमने पूरा एक तरफ से बनाने की कोशिश की है, अगर आप समझ लेते हैं तो ठीक है। अगर हम बात करें गुजरात और भारत यहाँ तक है, गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, फिर ऐसे गोवा से मंगलुरु मतलब कर्नाटक के बीच में केनरा तट, फिर इसके बाद मालाबार तट, ये सब देखिए पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट है ना। पश्चिमी तट में कहाँ, गुजरात से गोवा तक की बात किया जाए तो कोंकण तट है, कौन सा है, कोंकण तट है। और ऐसे ही गोवा से मंगलुरु की बात किया जाए तो केनरा तट है, और बात किया जाए मंगलुरु या कर्नाटक से कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट है। अगर यही पूर्वी तट में हम बात करें तो देखिए बंगाल से गोदावरी डेल्टा के बीच में, यहाँ तक के क्या कहते हैं उत्तरी सागर, गोदावरी डेल्टा से गोलकुंडा गोदावरी डेल्टा से कृष्णा नदी डेल्टा तक गोलकुंडा तट, और इधर जितना बचा है भैया गोल कृष्णा नदी डेल्टा से कोरोमंडल के बीच में, तो इसे कन्याकुमारी तट कहते हैं। आगे हम लोग बात करें पश्चिमी तट के, जो है पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह और पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो देखिए पश्चिमी तट में जो प्रमुख बंदरगाह हैं, कोंडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, मुंबई न्हावा, ठीक है, मुंबई और न्हावा सोवा, दो ठो है इसमें भी है, मुंबई और न्हावा सोवा जो है बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऐसे ही मर्मगांव जो है बंदरगाह गोवा में स्थित है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। अगर हम पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात किया जाए तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर ये तमिलनाडु में स्थित है, और पूर्वी तट पे स्थित है सब, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु देख के आप लोग देखिए, जो है तमिलनाडु को देख के आप लोग ये मत सोचिएगा कि पश्चिमी तट पे स्थित है, नहीं, ये सदैव कहाँ है भैया, पूर्वी तट पे स्थित राज्य है, कौन, तमिलनाडु। तो ये चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो बंदरगाह हैं वो पूर्वी तट पे ही स्थित होंगे। अगर हम आगे बात करें दर्रा पास की बात किया जाए, ठीक बैठाए हुए हैं और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हम पूरा पढ़ा देंगे। जो पीर बनी बुर्जिल, जो जिला दर्रा, ठीक है, निर्माण जो है सिंधु नदी के तट पे होता है। ऐसे ही जो जिला दर्रा हो गया ये भी है, इसका निर्माण सिंधु नदी से होता है। काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा,
बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सब भैया जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये सब लद्दाख में है। भारत के सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। देखिए जोजिला दर्रा का निर्माण जो है आपका, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रे की ऊंचाई जो है 5,641 मीटर है। 5,641 मीटर है। ऐसे ही बुर्जिल दर्रा की बात किया जाए तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। दर्रा भी मिलेगा या पास, दोनों एक ही बात है। अगर आगे बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखिए जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर ये है तो इसके नीचे में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बात करें हम लोग, शिल्पी का रोहबड़ा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। अगर हम आगे बात करें तो जो है सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा। मतलब यही चीज़ अगर चीन जाने का रास्ता कभी पूछा जाए तो सिपकिले दर्रे से आगमन होता है। अगर आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में थोड़ा सा एक ठो आप लोग जानकारी ले लीजिए। एक ठो हमारे यहाँ सांसद हैं हेमा मालिनी जी। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके विषय में बहुत चर्चा थी बात पहले कि हेलीकॉप्टर से जो है गेहूं काटने के लिए आई थी। कौन भैया? हेमा मालिनी। और इनके उत्तराखंड बहुत पसंद हुआ, तो देखा ही से याद हो जाए। हेमा को छोड़ दीजिए, मालिनी बना लीजिए। मालिनी से हो जाएगा माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ये आपके दर्रे हो गए। आगे चलते हैं सिक्किम में भैया, नाथू जैल, तो नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। ठीक है। जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। आईएमपी क्वेश्चन। कौन सा भैया? जयलेपला दर्रा। और स्थित कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है। और इसी के पास से ही जो है नदियाँ जो है भारत में आती है, ये तीस्ता नदी, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो दीफू बोया, दीफू दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, यांग्याब दर्रा। और देखो इसका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, यांग्याब दर्रे का निर्माण या यांग्याब दर्रे के पास से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, तो इसको आईएमपी करके याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें मणिपुर की बात किया जाए तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिए भारत है, यहीं पे आपका तुजू दर्रा है, और यहीं से क्या है? म्यांमार। इधर म्यांमार है, और यहाँ पे क्या है? आपका मणिपुर है। ये मणिपुर को एकदम बढ़िया है। ठीक है, यहीं से जोड़ता है। अगर हम आगे बात करें तो भारत की भू आकृति की बात किया जाए तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि भारत का जो है आकार जो है चतुष्कोणीय है। भारत में 43% भाग मैदान है, और भारत में 10.7% भाग ऊंचे पर्वत की श्रेणियां स्थित हैं। 10.7% भाग पर भारत की जो है भू आकृति जो है का परिचय अगर बात किया जाए तो हिमालय नदियों द्वारा देखा। लद्दाख से भैया इधर से हम लोग इधर देखते हैं पहाड़ियाँ ना, ऐसे लद्दाख जो है सिंधु नदी, हिमाचल प्रदेश सतलज नदी, उत्तराखंड काली नदी, नेपाल ये देखिए है, नेपाल और असम के बीच की बात किया जाए यहाँ तीस्ता नदी, और इसके बाद भैया अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग नदी। और यहीं से क्या है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जब लोहित नदी आके मिलती है तो यांगसो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है, और ये दिहांग नदी है, और यहीं से क्या है? आपका लोहित नदी आती है। अगर कभी पूछा जाए
कौन सी नदी से खून का वर्षा होती है या खून की नदी बहती है, तो यही भैया लोहित नदी है। लोहित नदी से ही, लोहित नदी का पानी खून के आकार का आता है या लाल के आकार का है, इसलिए इसको खून की नदी भी कहते हैं। आगे बात करें हम लोग हिमालय के विभाजन की बात करें तो भारत का विभाजन 4 भागों में किया गया है हिमालय का। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कश्मीर व या पंजाब हिमालय की बात करें हम लोग तो कश्मीर की बात करें तो यह हिमालय सर्वाधिक चौड़ा हिस्सा है, हिमालय का सर्वाधिक चौड़ा हिस्सा है। इसके अंतर्गत लद्दाख, जास्कर, काराकोरम पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भैया। कौन? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम पर्वत श्रेणियां किस हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं? तो कश्मीर या पंजाब हिमालय में। काराकोरम दर्रा कश्मीर हिमालय में ही स्थित है। यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर आगे का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ बन रहा है। अगर पूछता है सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय स्थित है, तो आप जान जाइएगा पंजाब हिमालय या कश्मीर का कश्मीर हिमालय। अगर आगे हम बात करें कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय यह सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कौन? कुमायूं नदी। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसके अंतर्गत में केदारनाथ, अगर हम बात करें ये कुमायूं हिमालय हो गया, उत्तराखंड में स्थित है। इसके अंतर्गत केदारनाथ जो है, केदारनाथ पे शिव मंदिर है, बद्रीनाथ विष्णु का मंदिर है और देवी नंदा आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवी नंदा देवी पर्वत श्रेणी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर आगे बात करें तो जो है नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। किस नदी के बीच? काली और तीस्ता नदी के बीच। यह हिमालय सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक ऊंचा हिस्सा है। यह हिमालय का सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक ऊंचा हिस्सा है। इसके इसके अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो है वर्तमान ऊंचाई अगर बात किया जाए 8850 जो है ऐसे 48 था, 88 48.86 मीटर है। ये याद रखिएगा क्योंकि यही 0.86 मीटर बढ़ा हुआ है। जब भारत ने नेपाल के साथ मिलकर जब इसकी लंबाई नापी थी तो 88-48 मीटर था, लेकिन जब नेपाल ने अभी हाल ही में चाइना के सहयोग से इसकी लंबाई नापा है तो इसकी लंबाई कितना पाया है कि 88-48.86 मीटर। बस यही इतना बढ़ा हुआ है, याद रखिए 86 जहाँ मिलेगा मीटर यही लंबा हो गया। अब कंचनजंगा की बात किया जाए तो 85 जो है 48 मीटर है। जैसे इसी में जो है नेपाली हिमालय में ही मकालू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी जो है पर्वत, ये सब पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में ही स्थित है। आगे चले हम बात करें, नीचे आते हैं तो ऐसे आप लोग देखें तो नीचे वाले में बात करते हैं असम हिमालय चौथे नंबर पर। देखिए ये है असम हिमालय की बात किया जाए तो ये है, यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान दें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जब प्रवेश करती है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी चीन के सांगपो नाम से बहती है। क्वेश्चन देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना है वो सब क्वेश्चन इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है दिहांग नाम से प्रवेश करती है और असम में जब पहुंचती है ना तब इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी चीन में सांगपो नाम से बहती है। इस क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में कारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया। मेघालय में कारो, खासी और जयंती मतलब ये एक ठो एससी मतलब एसटी ये जनजातियां भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया और किस हिमालय में पाई जाती हैं? तो असम हिमालय में। ये क्वेश्चन बहुत तेज बनता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
अगर आगे हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो केटू गार्डविन आस्टीन जो है 8,611 मीटर लद्दाख पीओके में स्थित है, पीओके वाले हिस्से में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, क्या है भैया आपका कंचनजंगा है 8596 मीटर। अगर हम बात करें पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालय में, ठीक है। इसके बाद आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर हम आगे बात करें इसे 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमाद्री सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तीसरा हिमालय मध्य लघु हिमालय, चौथा शिवालिक वाह्य या निम्न हिमालय। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की तो ट्रांस हिमालय यह हिमालय से भी पुराना हिस्सा है। कौन भैया? ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत लद्दाख, जास्कर, काराकोरम पर्वत श्रेणियां आती हैं। अगर हम आगे बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन इसी पर स्थित है। किस हिमालय में स्थित है भैया? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। आगे बात करें हम लोग हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख चोटियां आती हैं। कौन सी आती हैं? विश्व की प्रमुख चोटियां आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा पर्वत आदि। हिमालय जो है हिमांचल हिमालय नहीं भैया, हिमांचल मध्य लघु हिमालय। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिवा, महाभारत पर्वत श्रेणियां हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य कई घाटियां पाई जाती हैं। किसके किसके बीच भैया? लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। आगे बात करें हम लोग जो है कई घाटियों में, जैसे कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कनाडी घाटी या कांगड़ा घाटी। इसके अंतर्गत अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिसे हम कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग, और लद्दाख में युवाल जैसे प्यार कहते हैं। किसको भैया? इसके बीच में जो स्थित है। यह हिमालय अपने स्वास्थ्य वर्धक जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत मनाली, कुल्लू, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी आदि आती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को एन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमावर्ती भ्रंश अलग करता है। किसको किसको? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय की तो यह हिमालय का न्यूनतम या नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय खंडित रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो खंडित रूप में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कौन सा हिमालय खंडित रूप में पाया जाता है, तो शिवालिक हिमालय जो है खंडित रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी पाई जाती है, जिसे दून, जिसे देहरादून, द्वार, हरिद्वार कहते हैं। जो नाम है इनके बीच का जो है काठमांडू घाटी की जो है नाम, दून से जो है दून वाले एरिया में देहरादून और द्वार में हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले हिस्से में भूमि उपजाऊ होने के कारण खेतों की संभावना बहुत अधिक उपलब्ध होती है, इसलिए यहाँ के लोग सवाब यहाँ पे है ना, ये देखिए शिवालिक निचले हिस्से में भूमि उपजाऊ होने के कारण खेतों में जो है खेतों की संभावना या खेती की संभावना बहुत अधिक उपलब्ध है, इसलिए यहाँ लोगों का जो बसाव ज़्यादा है। कहाँ पे? शिवालिक के निचले हिस्से में। और शिवालिक की दक्षिणी भाग को तराई कहते हैं।
किस भाग को? दक्षिणी भाग को। शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, जहाँ वन और दलदल की अधिकता होती है। यहाँ पे किसकी वन और दलदल की अधिकता होती है। शिवालिक के निचले भाग में बृहद सीमावर्ती भ्रंश, जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, जो कश्मीर से असम तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? जो है शिवालिक के निचले भाग को बृहद सीमावर्ती भ्रंश, जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, जो कश्मीर से लेके कहाँ तक? असम तक फैला हुआ है। अगर आगे बात करें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के प्राचीन भाग गोंडवाना लैंड से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसकी ऊपरी सीमा अरावली पर्वत, राजमहल पहाड़ी, शिलांग की पहाड़ियाँ, इसके उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तरी ओर और पूरब की ओर है, क्योंकि चंबल नदी और सोन नदी उत्तर की ओर बहती हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके उत्तरी हिस्से का ढाल जो है उत्तर की ओर और पूरब की ओर है, क्योंकि चंबल नदी और सोन नदी उत्तर की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम में और पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अरावली पर्वत राजस्थान में है। यह सबसे पुराना प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन है? अरावली पर्वत। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट आबू है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट आबू है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं, लूनी, साबरमती, बनास। ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। मालवा का पठार जो है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है भैया। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से, क्योंकि चंबल नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाने वाली कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। या बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बैतून का पठार आदि पठार भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल पर्वत के दक्षिणी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो लगभग समानांतर हैं, ऐसे भैया हिमाचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड में फैली हुई है। अगर हम बात करें आगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पर्वत, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत महादेव पर्वत है, जिसकी ऊंचाई चोटी के नाम पर बाई मिस्टेक हो गया। सतपुड़ा की सबसे ऊंचा पर्वत महादेव पर्वत है, जिसकी ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो महादेव पर्वत की। महादेव पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है। महादेव पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके दोनों तरफ भ्रंश की घाटी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहाँ से भैया? सतपुड़ा पर्वत से। अगर आगे बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकाल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। IMP क्वेश्चन कि भैया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो मैकाल की पहाड़ी, जिसमें अमरकंटक पर्वत स्थित है। पर्वत का नाम भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले में, और मैकाल की पहाड़ी भी याद रखिएगा। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से,
छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार इसी को बोलते हैं, झारखंड में स्थित है। अगर पूछा जाए छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है तो झारखंड में स्थित है। अगर आगे बात किया जाए छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है पठार है। कौन भैया? छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आगे बात किया जाए, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। शिलांग की पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंती छोटा नागपुर पठार के अग्रभाग हैं। गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में, गिर की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में है, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट गुजरात में ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ऐसे ही बात किया जाए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है, जो ज्वालामुखी के बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन के पठार में महाबलेश्वर पर्वत स्थित है। महाबलेश्वर पर्वत को अगर बात करें, महाबलेश्वर पर्वत से 5 नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, गायत्री, कोयना, वेन्ना। ऐसे ही बात किया जाए, पश्चिमी घाट के सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर आगे हम बात किया जाए, 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है, जो कायांतरित चट्टानों से बना है। किससे बना है? कायांतरित चट्टानों से बना है। अगर आगे हम बात करें, तो धारवाड़ का पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ का पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ में सोने के कोलार खान स्थित है। धारवाड़ में सोने की कोलार खान स्थित है। रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रायलसीमा का पठार कर्नाटक में ब्रह्मागिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक में ब्रह्मागिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। अगर आगे बात करें हम लोग, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल हैं। ये भी देखिए आईएमपी है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम लोग, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाल घाट दर्रा स्थित है। किसमें? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊंची ऊटक मंडक स्थित है। ऊटक मंडक स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, मतलब नीचे हिस्से में। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्यमुदी है। आगे बात करें हम लोग, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेल्टा है। क्या है? डोडा बेल्टा है। बेल्टा नहीं, वेट्टा। अन्यमुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। कौन सा? डोडा बेट्टा है। अन्यमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में। अन्यमुदी है, ठीक है। ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डेमन की पहाड़ियां स्थित हैं, जो पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां सर्वाधिक दक्षिण में स्थित हैं। आगे बात करें, पूर्वी घाट की श्रृंखला बृहद रूप से नहीं मिलता, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ इसे काट देती हैं। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी अरोया
कोडा है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। अरोया कोडा है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के दर्रे की बात करें तो पश्चिमी घाट के दर्रों में क्या आता है, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। देखिए थालघाट दर्रे की बात किया जाए, यह मुंबई, नासिक, कोलकाता तक जाता है। यह सबसे लंबा दर्रा है। भोरघाट का दर्रा मुंबई, पुणे, चेन्नई तक जाता है। पालघाट दर्रे की बात किया जाए तो कोच्चि से कोयम्बटूर तक जाता है। अगर सेनकोट घाट की बात किया जाए, यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान की, इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदान को, इसकी लंबाई 3200 किमी और चौड़ाई 150 से 300 किमी पाया जाता है। टेथिस सागर की समाप्ति के समय उत्तर भारत में के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हरियाणा के अंबाला के निकट इस मैदान के जल विभाजक का कार्य करता है। हरियाणा में अंबाला के निकट इस मैदान के, मतलब कौन से मैदान? उत्तर भारत के मैदान के जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि अंबाला के पश्चिम के तरफ यह नदियां अरब सागर में और पूर्व की तरफ की नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अगर हम बात करें भाबर प्रदेश की बात करें, यह मैदान शिवालिक श्रेणी में फैला हुआ है। इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी हैं, जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अगर बात किया जाए, इस मैदान में पारगम्यता सबसे ज़्यादा है। पारगम्यता होना चाहिए था, पारगम्यता सबसे ज़्यादा है। फिर आगे बात करें, भाबर प्रदेश के नीचे तराई प्रदेश स्थित है, जो दलदली हिस्सा है और वनों से ढका हुआ है। यहाँ नदियाँ वापस जमीन के अंदर बहने लगती हैं, परंतु इनका वेग कम हो जाता है। अगर बात किया जाए बांगर में, यह मैदान उच्च भाग है, जहाँ नदियों का पानी अब नहीं पहुँच पाता। इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगर बात किया जाए खादर, इस मैदान का निर्माण हर साल नदियां नए जलोढ़ के साथ काटती हैं। इसे बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। किसे भैया? खादर प्रदेश को। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आगे बात करें हम लोग दोआब, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, दोआब का क्षेत्र कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। बाएं से दाएं की तरफ कई दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं। सिंधु झेलम, झेलम चीनाब, चीनाब रावी, रावी ब्यास, ब्यास सतलज, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब प्रमुख है। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि यह ग्लेशियर से निकलती है। कौन भैया? हिमालयी नदियाँ। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्मियों के दिनों में सूख जाती हैं, क्योंकि इनमें पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का पानी होता है। हिमालयी नदियों में हम लोग बात करें तो प्रमुख हिमालयी नदियों में का उद्गम स्थल एवं कुछ विशेष तथ्य। मानसरोवर झील तिब्बत से। अब देखिए, सिंधु सानोख्याबाबा हिमनद से निकलती है। सतलज जो है राकसताल हिमनद से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र आगसी हिमनद या चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी चीन में सांगपो के नाम से निकल कर बहती है, और ब्रह्मपुत्र भारत में दिहांग अरुणाचल प्रदेश नाम से बहती है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के समीप ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, जब दिहांग और लोहित नदियाँ आपस में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम भी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, क्योंकि आगे पद्मा के नाम से बहती हैं। अगर आगे बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी
मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है। अब आगे बात करते हैं जो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती हैं, पहला चिनाब, दूसरी रावी, तीसरा ब्यास। देखिए चिनाब नदी जो है बड़ा लाचा दर्रा के दोनों तरफ से चंद्र व भागा नाम से निकलती है, और चंद्र और भागा नाम की दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों के मिलन स्थल को ही क्या कहा जाता है, चिनाब कहा जाता है। और रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे, काकड़ापारा जिला के रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही ब्यास नदी की बात किया जाए तो रोहतांग दर्रे के पास ही क्या है, ब्यास कुंड है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्यास नदी निकलती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से 7 नदियाँ निकलती हैं। पहला गंगा जो कि गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला भागीरथी के नाम से निकलती है। और यमुना की बात किया जाए तो यमुनोत्री हिमनद जो कि टिहरी गढ़वाल बंदरपुर जिला से निकलती है। अगर आगे बात करें तो अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ के ऊपर संतोष पर्वत हिमानी या अलकापुरी हिमनद से निकलती है, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 6313 मीटर ऊंचा है। आगे बात किया जाए तो मंदाकिनी जो है केदारनाथ से निकलती है। पिंडारी जो है नंदा देवी से निकलती है, जो है उत्तराखंड में ही सब। ऐसे ही शारदा नदी, इसी को काली नदी भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है। रामगंगा की बात किया जाए तो दक्षिण हिमालय से दूधा तौली पर्वत से निकलती है। आगे हम बात करते हैं गंगा नदी भागीरथी के नाम से लगभग 4000 मीटर ऊंचाई से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। गंगा की लंबाई जो है 25-25 किलोमीटर है, जो कि भारत में है। यमुना भारत की जो है यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, यमुना। यमुना नदी 6313 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। अगर बात करें आगे सिक्किम में, तो सिक्किम में एक ठो तीस्ता नदी जो है चोलामू झील से निकलती है। किस झील से भैया, चोलामू झील से। अगर बात करें मणिपुर से तो यह बराक नदी यहाँ से निकलती है, जो कि माउंट जानपो पहाड़ी से निकलती है। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा या मेघना के नाम से जानते हैं, मणिपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। आगे बात करते हैं चीन से, तो चीन से जो है कोसी नदी गोसाई थान चोटी से निकलती है। यह अरुणा नाम से निकलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन को ही गंगा कहते हैं। अगर बात करें आगे नेपाल से, तो नेपाल से गंडक नदी, महानंदा नदी, घाघरा नदी या घग्गर नदी, इसी को सरयू नदी भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती हैं। अगर बात करें गंडक से, तो उच्च हिमालय से, और ये सीलीग्राम से निकलती है, और मैदानी भागों में नारायणी के नाम से निकलती है। देखिए गंडक नदी जो है उच्च हिमालय से सीलाग्राम नाम से निकलती है, और मैदानी भागों में इसे नारायणी नाम से जानते हैं। और इसी में जो है काले काले गोल रंग के जो चिकने पत्थर पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं, जेके देखो सीलीग्राम पत्थर कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जो पंडित जी पूजा वूजा कराते हैं ना, तो चना मृतों में डालते हैं काले रंग का पत्थर, वही है सीलीग्राम का पत्थर, वो इसी नदी में पाई जाती है। अगर बात करें महानंदा नदी की, तो महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन, महानंदा नदी। अगर बात करें घाघरा, घग्गर या सरयू नदी, तो यह तलका कोटा से मापा चुंगो हिमनद से निकलती है, करनाली नाम से निकलती है। यह किस नाम से निकलती है, यहाँ से करनाली नाम से जो है निकलती है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, तो प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ उद्गम स्थल एवं विशेष तथ्य बात करें, जैसे राजस्थान के अरावली पर्वत से पश्चिम से देखिए लूनी नदी निकलती है, पूरब से बनास नदी निकलती है।
अब दक्षिण से साबरमती नदी निकलती है। तो देखिए नागपुर पहाड़ी से जो कि अजमेर में पड़ती है, और साबरमती जो है समुद्र तल सॉरी जय समुद्र झील से निकलती है, उदयगढ़ जिला से। अगर खामनेर पहाड़ी की बात किया जाए तो राजसमंद जिला से यह निकलती है। अगर पूछा जाए अरावली पर्वत के पूरब से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी निकलती है। और दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, तो साबरमती निकलती है। और उत्तर से जो पश्चिम से जो निकलती है वो लूनी नदी निकलती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से जो है 4 नदियां निकलती हैं, और चारों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा। अगर बेतवा की बात किया जाए तो हिमा विंध्याचल से हिमाचल नहीं, विंध्याचल से निकलती है। और अगर चंबल की बात किया जाए तो जना पाव की पहाड़ी सिंगार चोटी से निकलती है। और चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही स्थित है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर ही स्थित है। और राजस्थान की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है तो चंबल नदी भी है। और चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ों का निर्माण भी करती है। ठीक है, आगे देखिए, कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा है। अगर आगे हम बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं, ताप्ती, क्षिप्रा, माही। देखिए, बैतूल जिला के मुलाई नगर से सतपुड़ा की पहाड़ी के महादेव पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी बरढ़ी पहाड़ी से निकलती है। और माही नदी जो है धार जिला मेहत झील से निकलती है। अगर हम बात करें तो क्षिप्रा नदी के तट पर ही, ठीक है, उज्जैन में महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला की बात किया जाए तो महाकुंभ मेला 4 जगह लगता है। पहला भैया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो कि गंगा यमुना के संगम पर लगता है। दूसरा अगर बात करें तो उत्तराखंड में गंगा नदी पे निकलता है, जो है उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है महाकुंभ। और तीसरा बात किया जाए तो क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन एमपी में लगता है। और चौथा बात किया जाए तो नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर, और कहाँ लगता है भैया? वो आपका मध्य महाराष्ट्र में लगता है। आगे बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी जो है, अगर अमरकंटक की पहाड़ी की बात किया जाए एमपी में ही, तो सोन नदी उत्तर से निकलती है, दक्षिण से महानदी निकलती है, और पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर सहायक नदी है, ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। और उत्तर जो है सोन नदी जो है एमपी से निकलती है। आगे बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से 2 नदियां निकलती हैं, ठीक है, जो है वैसे तो निकलती हैं 4 ठो। एक ठो जो है नासिक की पहाड़ी से निकलती है, दूसरा महाबलेश्वर पर्वत से निकलती हैं। तो महाबलेश्वर से जो है 5 नदियाँ निकलती हैं, और नासिक की पहाड़ी से सिर्फ गोदावरी नदी निकलती है। कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना और वेन्ना जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती हैं। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। कृष्णा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहले पे गंगा, दूसरे पे यमुना, तीसरी भी आपका कौन सी है? गोदावरी। और अभी मैंने बताया ना, गोदावरी के नदी जो है कृष्णा जो है तीसरी नदी है। अगर हम बात करें गोदावरी, तो मैंने बताया गोदावरी जो है गोदावरी के तट पर जो है नासिक स्थित है, और नासिक में ही कौन सा? महाकुंभ का मेला लगता है। अगर बात करें दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को ही कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगर आगे हम बात करें तो कर्नाटक कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से दुर्ग जिला, और तुंगभद्रा जो है पश्चिमी घाट पहाड़ी से तुंगभद्रा और तुंगभद्रा, ठीक है, भद्रा तुंग और भद्रा के नाम से मिलती है, और इन्हीं के नाम से तुंगभद्रा कहलाती है। और ये तुंगभद्रा जो है काडुरू चोटी से निकलती है, और गंगा मूल चोटी से कौन से निकलती है? तुंग। पेन्नार की बात करें, नदी दुर्गा श्रेणी के चेन्ना के पास से निकलती है। अगर आगे बात करें तो केरल से पेरियार नदी जो जिसपे पेरियार झील से निकलती है, पेरल नदी पेरियार झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश से गोमती नदी निकलती है, जो कि फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील पीलीभीत जिला से निकलती है। और लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। अगर हम बात करें बिहार से,
कर्मनाशा और टोस नदी, दो नदियाँ बिहार से निकलती हैं। कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ी से और जो है टोस कैमूर की पहाड़ी के तमसा कुंड जलाशय से निकलता है। अगर आगे हम बात करें झारखंड की, स्वर्णरेखा और दामोदर, छोटा नागपुर पठार के रानी चुहा से और रांची के पठार से कौन सी भैया निकलता है? दामोदर नदी।